के विरुद्ध खड़ी ताकतें प्रयास कर रही हैं, उनको संगठित होकर हमें लड़ाई लड़नी है। यह लड़ाई हमें अपने देश के गांव के कोने कोने हर घर तक ले जानी है, सबको जागरूक करना है और अपने महापुरुषों का संदेश, अपनी विचारधारा और अपनी आवाज को पहुंचाना है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने गागर में सागर भरने का काम किया। लड़ाई तो एक ही है साथियों, मंच पे सबका स्वागत है, लेकिन जो मंच के सामने बैठे हैं उनका अति ही स्वागत है, क्योंकि हमारा वजूद, ये लड़ाई का वजूद तब तक है जब तक आप लोग हमारे सामने लड़ाई के लिए बैठे हैं और लड़ाई के लिए इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर बैठे हैं, तब तक ये हम लोगों का वजूद है साथियों, सबका वजूद है। इसलिए आप लोगों का सबसे पहले स्वागत, बाकी मंचासीन लोगों का तो स्वागत है ही। हमारे अतिथि हैं और वक्ता के अगली कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय डीडी पाल प्रभारी बुंदेलखंड, हमारे आदरणीय जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डीडी पाल जी का, जो बुंदेलखंड के प्रभारी हैं IMPCF के। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के शिल्पी, हम सबके पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर व शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस हमारी सभा की अध्यक्षता कर रहे हम सबके प्रेरणा स्रोत ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन के महासचिव आदरणीय धनराज धागड़ जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक विवेक पाल जी, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्रीकांत पाल जी, हमारे संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानित मकान सिंह जी और सभी मंचासीन सम्मानित अतिथिगण। साथियों, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है आज के दौर में कि हम कहाँ पे हैं, हमारी स्थिति कहाँ पे है, इस पे गौर करना है और इस लड़ाई में हम सबको अपना योगदान प्रस्तुत करना है। और इन सभाओं के साथ साथ हमको सड़क पे उतरना होगा, तब हम इस लड़ाई पे जीत हासिल कर पाएंगे। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आप सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग में से हैं, जानते हैं, तब से हमारे हकों को मारा गया। हमारी आबादी देश में करीब 65% है। देश आजाद होने के बाद 1990 तक हमारे हक और हुकूक पे किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बहुत आयोग बने, बहुत रिपोर्ट आई, जबकि हमारे जो है SC वर्ग के भाइयों को 1932 में रिजर्वेशन मिल गया और जितनी उनकी आबादी थी उतना रिजर्वेशन मिला। और हम लोगों को कब मिला? 90 में घोषणा हुई और 92 में लागू हुआ। हमारी आबादी है 65%, मिला कितना? 27%, और वो भी कायदे से नहीं लागू हो रहा है, उसमें क्रिमिनल लगा दिया गया। तो साथियों, हमें सोचना पड़ेगा, इस पे हमें काम करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। गांव-गांव जाके हम जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां लोगों को समझाना पड़ेगा। यह हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है, क्योंकि गांव का हमारा जो भाई है वो नहीं जान रहा है कि आरक्षण क्या है, कितना हमें मिलना चाहिए, क्या है, उसको दुनिया से मतलब ही नहीं है। तो हम जहां भी रहें, जहां भी काम करें, गांव में रहें, शहर में रहें, लोगों के बीच में चर्चा करें। सबसे बड़ी कमी आज हमारे समाज में है कि हम बैठते नहीं हैं, किसी के पास समय नहीं है। ये मंच मिला है, मंच के माध्यम से हमारे जो अतिथिगण हैं आपको बताएंगे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हमको मिलना चाहिए, क्या नहीं मिल रहा है, ये भी बताएंगे। तो इसके लिए हमें जो है काम करना है, आगे बढ़ना है, संगठन को मजबूत करना है और अपना हक और हुकूक प्राप्त करना है।
इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन कार्यक्रम, क्योंकि अभी आप सब लोगों को बुंदेलखंड के प्रभारी धर्मदास जी दरोगा जी कर रहे थे, क्योंकि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के संदर्भ में जितना भी काम हुआ है, चाहे वो हायर एजुकेशन में एडमिशन के मामले में हो और चाहे वो नौकरियों का रिजर्वेशन के मामले में हो और चाहे वो पंचायत नगर निकाय का चुनाव का मामला हो, जस्टिस ईश्वरैया को जितना हम लोग देखे तो पूरे वर्तमान भारत के परिदृश्य में जिस समय कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी साहित्यकार, कोई भी पत्रकार बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो जस्टिस ईश्वरैया अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे देश में काम कर रहे हैं। साथ में एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप देख रहे हैं अभी तेलंगाना का ओबीसी का रिजर्वेशन 42% लागू है, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा में दोनों भी पास करने के बाद जो राष्ट्रपति के पास रिकमेंडेशन के लिए जाता है, उसके 9 शेड्यूल में डालने के लिए उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं। कल उनका एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था तेलंगाना के अंदर, सभी समुदायों में बहुत ज्यादा आक्रोश है कि जो सेंटर की सरकार है वो आपको किसी भी तरह से 9 शेड्यूल में डालने न जाए, इसके लिए अभी तक रिकमेंडेशन नहीं दिया। जस्टिस ईश्वरैया ने, आप देखेंगे कि किस तरह से वो काम करने का उनका तरीका है। जब बिहार में 65% का रिजर्वेशन लागू हुआ, तो आप देखेंगे कि सरकार उसको पारित करने के बाद हाई कोर्ट में सेटिस्फाइड कर दिया जाता है। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास यानी कि जस्टिस ईश्वरैया आंध्रा में रहते हुए, परंतु बिहार का मामला जब यहाँ हाई कोर्ट में सेटिस्फाइड किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में रिफाई करते हैं उसके खिलाफ। और तब नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसमें हम उनके साथ में पार्टी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास बराबर का पार्टी। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव हुआ, जो ओबीसी का आरक्षण जो निकाय चुनाव में है, शहरी निकाय चुनाव में, चाहे वार्ड पार्षद और नगर निगम और नगर पालिकाओं में, वहां पर 27% में आपको 22% रिजर्वेशन दिया गया और आपका 5% रिजर्वेशन खा गई सरकार। जो एससी का आरक्षण है 22.5%, उसमें 14% रिजर्वेशन दिया गया, पर उसके बाद भी जस्टिस ईश्वरैया ने कहा, श्रीकांत क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन देखा, तो वहां से आकर के हम लोगों ने जस्टिस ईश्वरैया का पूरा टीम सुप्रीम कोर्ट में कंसल्ट करके, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट मेरे नाम से रेट फाइल है उत्तर प्रदेश में, वो रेट फाइल करते हैं कि अपने हक को किसी भी हालत पर नहीं छोड़ेंगे। जो माननीय मुलायम सिंह जी ने पंचायत में आपको बाद में 13 में रिजर्वेशन दिया, उसको 27% को यूं ही नहीं गुजर जाने देंगे। और बरेली के वैभव पांडे की रिट पर ये कहा गया कि विदाउट ओबीसी के इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जाए। तब यहाँ के सीएम ने योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पिछड़े वर्गों का विदाउट इलेक्शन नहीं होगा, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो मैं उनके साथ में एसेंबली दाखिल किया। तो ये जो जुडिशियरी का मामला है, हाँ जुडिशियरी में क्योंकि एक वर्ग के लोग बैठे, हम बहुत सारे मुकदमे हार रहे हैं, पर हम हार मान जाएंगे ऐसा संभव नहीं, क्योंकि लड़ने वालों में तो हमारा नाम गिना जाना चाहिए कि हम लड़ने वाले लोग हैं, हम मैदान छोड़ने के भागने वाले लोग नहीं हैं। आपने दिलीप सिंह मंडल का नाम सुना होगा, हमारे साथ में ईडब्ल्यूएस का रेट फाइल किया, उसका एडवोकेट ही नहीं खड़ा हुआ। आज आप देख रहे हैं कि सिंगापुर की सैर कर रहा है।
सोशल एक्टिविस्ट कैसे बिकता है, पॉलिटिशियन कैसे बिकता है, सरकार के सामने कैसे झुकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये लड़ाई हमारी एक जैसी नहीं है, ये लड़ाई दो धारी तलवार है। एक तरफ हमको समाज को इकट्ठा करने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि भाई आपके आरक्षण खाए जा रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। पंचायत में तो हमारा कभी कोई पार्षद बना नहीं, तो आप कितने बच जाएंगे। ये सामूहिक लड़ाई है। अब आप तो ये मान लीजिए कि 5% के आधार पर अगर 110 सीटें हैं तो लगभग आपके 10-15 सीटों का नुकसान हुआ कि नहीं, 20 सीटों का नुकसान हो रहा है। और कानपुर में 110 वार्ड है, उसमें आपका कम से कम 5 कारपोरेट बन जाता है, 6 कारपोरेट बन जाता है, 17-18 कारपोरेट बन जाता है 5% के आधार पर। तो वो हमारा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अगर जब रिजर्वेशन होगा तो उस खांचे में हम फिट होंगे। ये जरूरी नहीं कि 5 समाज के लोग फिट होंगे, यादव, कुर्मी, जाट, शहरी जो भी होगा ओबीसी के खांचे में वो कम से कम बन के आएगा और आपकी लड़ाई हक अधिकार लड़ेगा। तो हमारी लड़ाई, क्योंकि ये बहुत, हम लोग जिस पॉलिटिकल को समझ रहे हैं कि राजनीति पे आने से हमारा सब कुछ कल्याण होगा, ऐसा सच नहीं है। हमारा जो उत्तर प्रदेश में है, जो सामाजिक संगठन है, उन सामाजिक संगठनों का राजनीतिकरण हो गया, इसलिए समाज में बहुत बड़े आंदोलन नहीं चल रहे। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। पिछड़े और SC/ST माइनॉरिटी मिलकर के अगर इस लड़ाई को लड़ लेंगे, अगर हमारे साथ में बहनें भी साथ देंगी, तो निश्चित रूप से इस लड़ाई को आप जीतेंगे। और जो लड़ेगा तो निश्चित रूप से वो जीतेगा। हम लोग हारने और डर के भागने वाले लोग नहीं। हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर बैठे हुए, पर हम देखते हैं कि जब हाई कोर्ट में मामला और एडवोकेट हायर करने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं होते, और वो कह रहे थे कि भाई मैं तो वाया फ्लाइट आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा वाया रोड, मतलब फ्लाइट का टिकट हमने 2 दिन पहले उनको भेजा, उसके बाद उनकी 5 लाख फीस दी। जब उनका आधा फीस जमा हो गया तब वो यहाँ से उतरे। पर था उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ नोटिस और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और एडवोकेट ऑफ जनरल, तीनों को नोटिस हुआ 1 मई को। पर सरकार क्या कर रही है, उसमें काउंटर नहीं लगाने के लिए दे रही है। डेट पर डेट की बढ़ाते रहो। ये पूरे 5 साल निकल जाएंगे जो भी कारपोरेट बने, जो पार्षद और नगर निगम के चेयरमैन और ये बने हैं, 5 साल हो जाएंगे। उसके बाद वो चुनाव अगर शून्य भी घोषित हो, आपको लगता है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में कारपोरेट का इलेक्शन हुआ और वहां पर शून्य घोषित हुआ, और उसके बाद जो कारपोरेट बन गए वो शून्य हो गए। तो जब आप लड़ाई लड़ेंगे बहुत पेचीदा, आप बिल्कुल उनको पहली नजर से देखेंगे, तब आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे। अब हमारे लोगों में क्या है कि 27% के आरक्षण के दम पर नौकरी कर रहे हैं। जब उनसे हम बात करने जाते हैं तो पे बैक टू सोसाइटी को भूल जाते हैं कि हमारे जैसे भी कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं। भाई ऐसा तो है नहीं इस दुनिया में कि हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारे बेटे भी नौकरी हम दे देंगे, अपनी जगह जैसे ऐसे भी बेटे सेट कर देंगे। उसकी पूरी कंपटीशन की व्यवस्था है। आप एग्जाम फाइट करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, तब आपका मेरिट पे नाम आएगा। तो आपको दोनों सेक्टरों में काम करना पड़ेगा। तो जस्टिस ईश्वरैया कोई पॉलिटिकल मैन नहीं है। जस्टिस ईश्वरैया इस बात को रखते हैं कि अगर हमारा समाज सुधर जाए तो इन नेताओं को सुधारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारा दिल्ली के उसमें रामलीला मैदान पर अधीर रंजन कांग्रेस के विरोधी दल के नेता थे उस पर, और उन्होंने जब ये ओबीसी का आरक्षण जो काका कालेलकर की रिपोर्ट 25 साल 30 साल दबा के रखा, और उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण के लिए काम किया, तो उन्होंने वहीं पर माइक लेकर के उनको टोक दिया कि अधीर जी पहले तो ये गलती स्वीकार करिए कि कांग्रेस ने कितना ओबीसी में नुकसान किया। तो उन्होंने इंडिविजुअल इस बात को माना कि सर मैं आपके साथ हूँ। जब जस्टिस ईश्वरैया ईडब्ल्यूएस कर रहे थे तो सलमान खुर्शीद जो कानून मंत्री, बोले जस्टिस ईश्वरैया तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। गैलरी हाउस में, चाहे कॉफी हाउस में सब भी बैठे थे, यार तू बहुत बड़ा काम कर रहा है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से ये परमिट नहीं कि आप उसकी तरफ से बहस करो जाके। ईडब्ल्यूएस ये हालत है। और हम कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहे। आप देखो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का क्या हाल है। वही ईडब्ल्यूएस में उन्होंने मेज दबा करके ईडब्ल्यूएस को लागू होने दिया।
और जब यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं तो बोले हमारी विचारधारा की लड़ाई। कैसी विचारधारा की लड़ाई है? मानिए लालू जी को आप देख लीजिए, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट हुई तो अकेले वहां से बिहार से फाइट करने आते हैं, और ओबीसी तो पूरे देश पे लागू है, 27% आरक्षण है। वो कोई अकेले बिहार की बात थोड़ी ना कर रहे थे। तो इसलिए अपने लोगों को इस सब विशेष बात को ध्यान में रखते हुए आज जो संगठन का मीटिंग है, जो प्रथम राज्य अधिवेशन है, तो हमें सब्जेक्ट सेट करना होगा। हमने इस पे सब्जेक्ट भी डाला है। तो होता क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के नहीं आते कुछ भी, हम अपना जो भी है अपने तरीके से इसको बोल देते हैं, क्योंकि मेरा नंबर आया इसलिए मुझे बोलना जरूरी है, और नंबर ना आए तो हो सकता है मेरा दोबारा फोन भी ना उठाए। तो हमारी लड़ाई भाषण देने की नहीं है, हमारी लड़ाई है आपकी लड़ाई को हम आगे तक कैसे पहुंचाएं। आज हम नहीं बोल पाएंगे, हम किसी दूसरे मंच पर बोलने का मौका मिलेगा। तो आज जो हमारे ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास के पदाधिकारी हैं, उनसे हैंड रिक्वेस्ट है कि अपनी बातों को जस्टिस ईश्वरैया के साथ क्यों काम करना जरूरी है, जस्टिस साहब ने अभी तक क्या किया है, इन बातों को हमारा एक्शन प्लान क्या है, यूपी का या ऑल इंडिया का। अभी बिहार के चुनाव में हम लोग भी शामिल हुए, अभी हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता किया। तो ये है कि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास बहुत लंबे समय से यहाँ काम नहीं कर रही। अभी ये नया विंग है, 2018 में हुआ, उसके बाद कोविड आ गया, 22-23 के बाद तो हम लोग उभर पाए। 23 में मैंने पहला कार्यक्रम कराया मर्चेंट चेंबर हाउस ऑफ कॉमर्स में कानपुर में, पहला कार्यक्रम जस्टिस ईश्वरैया का मैंने कराया, और 2019 में जून में। उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। अभी बीच में संविधान दिवस 2023 में कार्यक्रम हुआ, क्योंकि इस बीच में 19 के बाद दिसंबर में कोविड आ गया, हम 22-23 तक तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये जो संगठन का गैप हुआ वो सब आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास हम जिले जिले में कैसे जाए, इस लड़ाई को जिले जिले में कैसे लड़े, इस बात की हम लोगों को प्रमुखता रूप से रखना पड़ेगा। जो भी हमारे साथी है तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत कम समय लेकर के अपनी बात को, जो भी हमारे साथी बाहर से आए हैं वो अपनी बात को रखेंगे। हमारे बीच में प्रदीप जी और विनोद जी चंदौली से चल करके आए हैं, आपका भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आरके पाल साहब यही कानपुर में रहते हैं, परंतु पोस्टिंग इस समय झांसी है, वो भी कल लेट नाइट आ पाए। ऐसे करके हमारे बहुत सारे साथी हैं, जो अरुण पाल कानपुर देहात से, जितने भी साथी आए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो जिले से जिस जिले से आए तो मैं चाहूंगा कि हमारे जी सर्वेश जी बैठे हैं वो जिले का नाम नोट करवा दे, और जिसमें भी, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जिस जिले के हमारे पास पदाधिकारी होंगे कम से कम जिला अध्यक्ष, और महिला विंग का है तो महिला विंग का अध्यक्ष, और अगर यूथ का है, एम्प्लॉइज का है तो उसको हम अनाउंसमेंट कर देंगे इसी मंच के माध्यम से। और हमारे आज बीच में 3 कारखाने का गठन होना है, यानी कि एम्प्लॉइज का और यूथ का और महिला का। तो हम लोग इसका प्रदेश की जिम्मेदारी, अभी अपने लोगों के बीच में ही कुछ साथी हैं, उनको हम लोग इस जिम्मेदारी को देंगे और प्रदेश में लगातार दौरा करेंगे, क्योंकि महिलाओं की भी। मैं अभी इस कार्यक्रम में एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के बीच में मैं बहुत जगह गया, और जब मैं घर में इंटररिएक्ट हुआ तो महिलाओं का जो इंटररिएक्ट हुआ मेरे के साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई इस काम से तो कुछ होने वाला नहीं। तो हमने कहा हो सकता है ना हो, पर उनका जो इंटेंशन था, क्योंकि हम लोगों ने कुछ संवैधानिक वर्ड इस्तेमाल किया तो उनको ये लगा कि हमें धार्मिक ज्यादा होना चाहिए। तो इन चीजों को अपने घर से, महिलाओं से भी अनुरोध है कि अपने घर में बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर के स्कूल भेजें, उनको पढ़ाए। कम से कम अगर बच्चा पढ़ने लायक होगा तो एक पेज पढ़ाए, तो आपको बच्चे को कोई सिखाने की जरूरत नहीं। जिस तरह से हम छोटा सा मंदिर बनाते हैं और मदर फादर उसकी पूजा करता है, बच्चे को नहीं सिखाते कैसे करता है वो, पर वो आपकी नकल कर लेता है। जो भी माता की जय बोलते हैं वो बच्चा दूसरे तीसरे दिन बोलने लगता है। तो इन सब चीजों को अपने को समाइज करते हुए अपने लोगों को, जो भी हमारे बीच में प्रभारी है पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीपी सैनी जी, और देहरादून से चल करके आए, क्योंकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वहाँ निवास है इनका देहरादून में, तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हमारे 5 मंडल है, वहाँ कम से कम हमारे जिले की जो राजधानियाँ हैं, और वहाँ पर जो पश्चिम का पूरा कैडर है, जो स्टेट का
पूरा प्रभार है, तो उसको कैसे हम पदाधिकारी बनाएं, कैसे लोगों तक जाएं। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी ही लोगों को जोड़ना है और वुमेन को, अदरवाइज लोगों को, सवर्ण लोगों को नहीं जोड़ना है। इसमें स्पष्ट ये निर्देश है। सवर्ण लोगों का इसमें कहीं भी तरह से रखने का कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग उनके खिलाफ भाषण देते हैं। जस्टिस ईश्वरैया भी बोलते हैं कि हमको 50-60 सालों से दबा के रखा, इस 75 साल की डेमोक्रेसी में भी हम लोग अभी नहीं निकल के आ पाए। हर सेक्टर में उनकी, जिनकी आबादी, जिनके अनुपात से कई गुना ज्यादा पोस्टें वो लोग उनके हाथ में है, तो उसको लेने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में पीपी सैनी जी हैं, कृपया आइए और हम सब लोगों को संबोधित करें और जो एक्शन प्लान पश्चिम उत्तर प्रदेश का है उसके बारे में भी बताएंगे पीपी सैनी। धन्यवाद। संचालन कर रहे प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत पाल जी, इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर मलखान सिंह जी, मंचासीन मुख्य अतिथि हंसराज जागीर जी, अन्य मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, क्योंकि एक एक का नाम लेकर टाइम लगेगा, हमें तो मंच को सुनना है। सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, उपस्थित मातृशक्ति बहनें, सम्मानित प्रेस, मैं सबसे पहले तो इस अधिवेशन की सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा। मैं इंजीनियर बीपी सिंह सैनी, सेवानिवृत्त एसडीओ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय सचिव सैनी कुशवाहा शाक्य महासभा ऑल इंडिया। और दोस्तों, ये देखिए श्रीकांत जी अध्यक्ष जी का कितना प्रयास है, जितना प्रयास वो कर रहे हैं, जो यहाँ समस्या पूर्व वक्ताओं ने बताई है। अगर इतना प्रयास हम लोग सभी मिलकर के कर ले, निश्चित रूप से उन समस्याओं का हल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित रूप से कर पाएंगे। मैं हरिद्वार रहता हूँ, मैंने इनको मना किया कि पश्चिम का प्रभारी तो जो निवास कर रहा हो उत्तर प्रदेश की सीमा में, उसको आप दायित्व दीजिएगा। मैंने मना कर दिया, परंतु इनके जो आका लोग थे, जो मेरे से भी परिचित थे, नहीं, वो चाहे हरिद्वार नहीं, आप हिमालय के किसी भी तट पर रह रहे हो, वो कार्य करेंगे। और दोस्तों ये देखिएगा, जब किसी चीज के आदमी शपथ लेता है तो वो कार्य करना चाहिए। अध्यक्ष जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने हमें वहां से पकड़ लिया और आज मैं यहाँ पहुंचा। तो मैं ये मानता हूँ कि यदि यही कार्य सभी लोग करें तो जो समस्याएं हैं सबको जानकारी है, सभी पढ़े लिखे हैं, सब जान रहे हैं हमारे साथ क्या क्या कुठाराघात हो रहा है, किस तरीके से हमारे हकों का छीना जा रहा है। अभी बात हो रही थी वक्ताओं के द्वारा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें मंच को सुनना है। जो दिशा निर्देश यहाँ जाएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश के लिए जाएंगे, पूरे राष्ट्र के लिए जाएंगे, उनके लिए हमें आगे की तैयारी करनी है। तो अभी बात हो रही थी यहाँ रोजगार की, अभी बात हो रही थी आरक्षण की, अभी बात हो रही थी पेंशन की। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा छीना जा रहा है और उन्होंने ये सोच लिया कि इन लोगों को रोजगार की आवश्यकता नहीं है, चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, मकान की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। किस लिए नहीं है? वो ये मानते हैं कि रहने के लिए आप जंगल में रहिएगा, कोई आवास की आवश्यकता नहीं है, वहां स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, हवा बढ़िया मिलेगी, खाने में आप पहले कंदमूल फल खाते थे वो तोड़ के खा लीजिए, नहीं तो हमारे आश्रम में आ जाइएगा। इसके लिए दोस्तों हम उत्तरदायित्व हैं। नीले पीले हरे रंग वालों का, कोई दल वालों का कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से आज ट्राली और गाड़ियां भर भर के जाती है। क्या कारण है? हमारे साथी यहाँ बैठे होंगे, निश्चित रूप से वो कहेंगे ये तो हमारी
उपासना कर रहे हैं, हमारी अवहेलना कर रहे हैं, मैं उन साथियों से बता देना चाहता हूं, आप रहिए उन दलों में, निश्चित रहिए, परंतु दोस्तों कुछ अपने भविष्य के लिए भी सोचिएगा, अपने उन पीढ़ियों को सोचिएगा जिनकी लड़ाई के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने धरती पर आकर के लड़ाई लड़ी है। ये हमारे भगवान है, वो लड़ाई लड़ी है, उन्होंने चिंतन किया था। आज अगर उनके जो मैनिफेस्टो थे, आज उनके जो बताए रास्ते हैं, अगर हम उनको वास्तव में चले, उन्होंने यही कहा था, संघर्ष करेंगे, संगठित रहेंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। परंतु दोस्तों आज हम इस भौतिकवाद में कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित हो गए हैं। उन लोगों के साथ बैठ करके हम भी समझने लगे हैं कि हम भी जो है उनके बराबर पहुंच गए हैं, परंतु दोस्तों कभी भी नहीं। आप उन दलों में रहिएगा, परंतु अगर चुनाव के समय आप ध्यान रखें, क्योंकि हमारा दोस्तों कोई नहीं है, ये मैं इस मन से बता देना चाहता हूं, चाहे कोई सा दल हो, अगर हमारा कोई है, कोई रिश्तेदार है, कोई आदमी है, तो हमारी अपनी बिरादरी है, हमारे ओबीसी है, हम ही काम आएंगे एक दूसरे के। तो निश्चित रूप से आप और काम मत कीजिएगा, जो बैठा है उसको पलट दीजिएगा। मैं कहता हूं अगली बार जो बैठ गया फिर उसको पलट दीजिएगा, निश्चित रूप से वह आपकी बात करेगा। अगर आज राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, अभी बात आ रही थी मन से, तो इसलिए कर रहे हैं कि वो पलटे हुए हैं, अच्छी बात है, इन्हें भी पलट दो, ये भी बात कर रहे हैं आपकी। अभी देखिए क्या परिणाम बिहार के आए हैं, 10,000 रुपए हमारी बहनों के खाते में डाल करके वोट ले लिया है। उनका बेटा, उनका पोता अगर IAS PCS बनता तो अरबों का मालिक होता, केवल 10,000 में वोट ले लिया। तो ये चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो सत्ता है वो वोट है। अगर ये चीज आ जाए तो आपकी ये जितनी समस्याएं हैं, भाई ऐसा क्या कारण है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल सकता है, परंतु हमारे जो पितामह हैं, जिन्होंने इस धरती पर आज संघर्ष किया है, स्कूल कॉलेज खोले हैं, बहनों को पढ़ना लिखना सिखाया, उसमें कोई शहरी समाज या कुशवा समाज या पाल समाज या ओबीसी समाज की महिलाएं थोड़ा ही थी, उसमें तो सभी समाज की महिलाएं थी जो गरीब हो। उन्होंने स्कूल खोले, सावित्रीबाई फुले जी ने कितना संघर्ष किया, उनको भारत रत्न क्यों नहीं? दोस्तों क्या कारण है बताओ आप लोग? हम अपनी पहचान इसलिए नहीं करा पा रहे कि हम उनके नारे लगाते जा रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं उसी तरीके से करते जा रहे हैं। दोस्तों आप यदि ये मंत्र मान ले, आप रहे उन्हीं दलों में, मैं नहीं कह रहा हूं आप वहां से इस्तीफा दे करके अलग चले, रहना चाहिए, दल बल से रहना चाहिए, परंतु चुनाव के समय आप अंदर कर भीतर घात करके उनको पलटने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से आपको पूछा जाएगा। मेरी समझ में तो यही बात आती है, हो सकता मैं गलत हूं, मंच ने भी इस बात को मोहर लगाई है, शायद आप नहीं लगाई है, तो मैं अपनी बहनों से भी निवेदन करूंगा, चूंकि ये बात सही है, मैंने कहा सफल भले ही कम लोग हैं, पर सफल अधिवेशन कहा जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ लखनऊ, हमीरपुर, बांदा, उत्तराखंड, पश्चिम, पूरब, जब सभी साथी यहाँ आ चुके, एक एक व्यक्ति हजार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी बहनें जब छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां पकड़कर हमारे कार्यक्रम पहुंच रही है, तो निश्चित रूप से यह सफल अधिवेशन है। मैं प्रांतीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई के पात्र हैं, और हम लोगों को कसम खानी चाहिए कि हम इनके हाथ मजबूत करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ मजबूत होंगे, और ये मजबूत होंगे तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी, हमारे अगले बच्चों की जो हकूक की लड़ाई है वो निश्चित रूप से हम उस पर विजयी होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा 2 शब्दों के साथ। सफर का जो इस्तिकबाल करते हैं, निश्चित रूप से वो मंजिलें पार करते हैं। ए मेरे समाज के बहादुर साथियों, ए मेरे समाज के ओबीसी समाज की भाइयों बहनों, एक बार चलने का हौसला तो रखिएगा, ऐसे मुसाफिरों का वो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जय महात्मा गांधी, जय BR अम्बेडकर साहब बाबा जी, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर सैनी जी, इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हमारे बीच में आज उत्तर प्रदेश में जो ये कार्यक्रम आयोजित है, सभी दूर दराज से चल करके आए हैं। तो मैं इसी के साथ चाहूँगा कि हमारे बीच में जो 3 दिन का निर्धारण होना है, उसके संदर्भ में चाहूँगा कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हंसराज जागीर हैं, जो हमारे हाल इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। क्योंकि अभी हाल ही में ये जिम्मेदारी हम सब लोगों को दी गई कि उत्तर प्रदेश में एक युवा का और महिला का और कर्मचारी का भी AIBCF का विंग होना चाहिए। तो अब उस यूनिट के निर्धारण के लिए मैं चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष जी से और खान जी से और RP साहू जी से कि रामजी सिंह कबीर सर से कि महिला की प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में प्रतिभा अटल पाल जी को महिला का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसके लिए हम चाहेंगे कि उनको ये प्रमाण पत्र देते हुए कुर्सी हटा दो।